हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैक्सिमम तैयारी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपनी तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो हम लोग यूपी टेट के लिए प्रैक्टिस लगा रहे हैं। तो आज मैंने कुछ अच्छे क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो कि यूपी टेट के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और यदि आपने पिछले वीडियोज़ नहीं देखे तो यूपी टेट की प्ले बनी हुई है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, किस मनोवैज्ञानिक ने सीखने की सामग्री के रूप में निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया है? ए है विलियम जेम्स ने, बी है स्किनर, सी एबिंगहॉस, डी है बर्टलेट ने। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? किस मनोवैज्ञानिक ने सीखने की सामग्री के रूप में निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया है? किसका? निरर्थक शब्दों का। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? सी एबिंगहॉस ने। किसने किया? एबिंगहॉस ने। एबिंगहॉस के बारे में और देख लेते हैं। इनको जो है अधिगम मनोविज्ञान का जनक कहते हैं। क्या कहते हैं? अधिगम मनोविज्ञान का जनक कहते हैं। मनोविज्ञान का जनक कहते हैं, ठीक है। और इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया है? और इनको विस्मृति के अध्ययन का जनक भी कहते हैं। विस्मृति के अध्ययन का भी जनक कहते हैं इनको। विस्मृति के अध्ययन का जनक भी कहते हैं एबिंगहॉस को। इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया है? तो इनका सिद्धांत है विस्मृति का अनभ्यास का सिद्धांत या अनुपयोग का सिद्धांत। विस्मृति का अनभ्यास या फिर अनुपयोग का सिद्धांत। अनुपयोग का सिद्धांत कौन सा दिया है? विस्मृति के अनभ्यास का सिद्धांत दिया है और अनुपयोग का सिद्धांत दिया है, या इसी को कहते हैं निष्क्रिय विस्मृति का सिद्धांत दिया है। निष्क्रिय विस्मृति का सिद्धांत दिया है, ठीक है। तो ये एबिंगहॉस के कुछ सिद्धांत हैं, आप लोग इनको याद रखिएगा। ये एग्जाम में आए हुए हैं सब। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? सी एबिंगहॉस। आगे देखते हैं। विलियम जेम्स के बारे में जानते हैं आप लोग। विलियम जेम्स को मनोविज्ञान का जनक कहते हैं। विलियम जेम्स को मनोविज्ञान का जनक कहते हैं इनको। स्किनर क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत, आरएस थ्योरी किस पर प्रयोग किया था? चूहे और कबूतर पर इन्होंने प्रयोग किया था। और इनका सिद्धांत जो है क्रिया प्रसूत अनुबंधन, आरएस थ्योरी या फिर अनुक्रिया उद्दीपन सिद्धांत, ये सभी इनका जो ये सिद्धांत है किसके सिद्धांत से प्रभावित है? तो थॉर्नडाइक के प्रभाव के नियम पर, थॉर्नडाइक के प्रभाव के नियम पर आधारित है, ठीक है। स्किनर का जो सिद्धांत है आरएस थ्योरी, तो याद रखिएगा। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, सीखना है। ए है व्यवहार में परिवर्तन, बी है अनुभव तथा अभ्यास का परिणाम है, सी है व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन, डी है उपयुक्त सभी। तो सीखना क्या है? सीखना व्यवहार में परिवर्तन भी है, अनुभव तथा अभ्यास का परिणाम भी होता है, व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन भी होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? उपयुक्त सभी। आंसर डी हो जाएगा। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु है। ए है अच्छा शिक्षक, बी है बालक, सी है शिक्षण प्रक्रिया, डी है विद्यालय। बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु क्या है? तो क्या है? बालक होता है। कौन होता है? बालक होता है। बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु कौन होता है? बालक होता है। इसमें जो है शिक्षक जो है बालक की जो है रुचि के अनुसार जो है उसको शिक्षा देता है, ठीक है। यहाँ पे शिक्षक क्या होता है? केवल मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है। किसके रूप में? मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है, ठीक है। तानाशाह नहीं होता है, ठीक है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, शैशवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि है। ए है मॉन्टेसरी विधि, बी है खेल विधि, सी है किंडरगार्टन विधि, डी है उपयुक्त सभी। तो शैशवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि कौन सी है? तो कौन सी हो जाएगी यहाँ पे? उपयुक्त सभी हो जाएंगी। कौन सी? मॉन्टेसरी विधि भी है, खेल विधि भी है और किंडरगार्टन विधि भी है। मॉन्टेसरी विधि के जनक कौन है? मारिया मॉन्टेसरी है। कौन है? मारिया मॉन्टेसरी है। इसमें इन्होंने किस पर अधिक बल दिया है मारिया मॉन्टेसरी ने अपनी शिक्षण विधि में? तो कर्मेंद्रियों की शिक्षा, कर्मेंद्रियों की शिक्षा पर, ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा पर, ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा और भाषा शिक्षा पर। और किस पर? भाषा शिक्षा पर, भाषा की शिक्षा पर इन्होंने बल दिया। मॉन्टेसरी पद्धति में
मारिया मॉन्टेसरी ने कर्मेंद्रियों की शिक्षा, ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा और भाषा की शिक्षा पर बल दिया है। तो याद रखिएगा, क्योंकि पूछता है कि मॉन्टेसरी ने अपनी विधि मॉन्टेसरी विधि में मारिया मॉन्टेसरी ने किस पर अत्यधिक बल दिया, तो कर्मेंद्रिय शिक्षा, ज्ञानेंद्रियों की और भाषा शिक्षा पर। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। किंडरगार्टन विधि की कौन है? फ्रॉवेल है। कौन है? फ्रॉवेल है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है, कौशल सीखने की पहली अवस्था है। ए है यथार्थ, बी है कल्पनाशीलता, सी है समन्वय, डी है अनुकरण। कौशल सीखने की पहली अवस्था क्या है? आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? डी हो जाएगा, अनुकरण। बालक स्टार्टिंग में देख करके कोई भी चीज़ दूसरों का देख करके ही सीखता है ना, तो क्या कहलाता है? अनुकरण कहलाता है। ठीक है, और पहली अवस्था यही है, अनुकरण के द्वारा बालक सीखता है। ठीक है, आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है, स्प्रेंगर ने व्यक्तित्व के कितने प्रकार बताए हैं? ए है 4, बी है 5, सी है 6, डी है 7। स्प्रेंगर ने व्यक्तित्व के कितने प्रकार बताए हैं? आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? कितने? 6। कितने बताए? 6। कौन कौन से हैं? सामाजिक, दूसरा है राजनीतिक, तीसरा है आर्थिक, चौथा है धार्मिक, पांचवा है सैद्धांतिक, और छठवां है कलात्मक। छठवां कौन सा है? कलात्मक है। ठीक है, तो याद रखिएगा, स्प्रेंगर ने व्यक्तित्व के कितने प्रकार बताए? 6। सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक, सैद्धांतिक और कलात्मक। ठीक है, तो ये स्प्रेंगर के अनुसार हो गया। मैंने बताया था ग्रंथियों के आधार पर किसने, और ये स्प्रेंगर ने किस आधार पे दिया? तो मूल्यों के आधार पर। किसके आधार पे? मूल्यों के आधार पे व्यक्तित्व का प्रकार बताया। किसके आधार पे? मूल्यों के आधार पे। ठीक है, ये भी याद रखिएगा आप लोग कि पूछता है कि स्प्रेंगर ने किस आधार पे व्यक्तित्व का प्रकार बताया, तो मूल्यों के आधार पर। ठीक है, और ग्रंथियों के आधार पर किसने बताया है? ग्रंथियों के आधार पर तो ये बताया है किसने? कैनन ने। किसने बताया है? कैनन ने। कितने प्रकार की? 5 प्रकार की बताया। ठीक है, कौन कौन सी है देख लेते हैं। अधिक थायराइड ग्रंथि, न्यून थायराइड ग्रंथि, अधिक थायराइड ग्रंथि, दूसरा है न्यून थायराइड ग्रंथि, तीसरा है पिट्यूटरी ग्रंथि, चौथा है एड्रीनल ग्रंथि, और छठवां है पांचवा है गोनाड। पांचवा कौन सा है? गोनाड ग्रंथि। ठीक है, तो ये किसने बताया है? ग्रंथियों के आधार पर कैनन ने बताया। ठीक है, अधिक थायराइड ग्रंथि, न्यून थायराइड ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि, एड्रीनल ग्रंथि और गोनाड ग्रंथि। और देख लेते हैं, शरीर रचना के आधार पर किसने बताया है? शरीर रचना के आधार पे तो ये किसने बताया है? क्रेचमर ने। किसने बताया है? क्रेचमर ने बताया। ठीक है, कौन कौन से बताया है? एथलेटिक, एस्थेनिक, पाइकनिक, डायप्लास्टिक। कितने? 4 प्रकार के। डायप्लास्टिक, तो ये बताया है शरीर रचना के आधार पे क्रेचमर ने, एथलेटिक, एस्थेनिक, पाइकनिक और डायप्लास्टिक। ठीक है, और शरीर की विशेषता के आधार पर किसने बताया? शरीर की विशेषता के आधार पर व्यक्तित्व के प्रकार, विशेषता के आधार पर किसने बताया? शेल्डन ने। किसने बताया? शेल्डन ने बताया। कौन कौन सी बताया है? तो ये देख लेते हैं, एंडोमॉर्फिक, मीसोमॉर्फिक और एक्टोमॉर्फिक। तो ये किसने बताया? शेल्डन ने बताया। किसके आधार पे? शरीर रचना के आधार पे। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये सभी पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो इस बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे 6 हो जाएगा। स्प्रेंगर ने 6 प्रकार के व्यक्तित्व बताया है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है, सर्वाधिक उपयुक्त जीवित रहता है का सिद्धांत किसने दिया है? ए है लैमार्क ने, बी हैरिसन, सी है डार्विन, डी है मैकडूगल ने। तो सर्वाधिक उपयुक्त जीवित रहता है किसने दिया है? आंसर क्या हो जाएगा? सी, डार्विन ने। किसने दिया है? डार्विन ने एक बताया है कि जो
जो जीव या प्राणी जो है पर्यावरण के साथ संघर्ष करके पर्यावरण के अनुकूल खुद को बना लेता है वही जीवित रहता है, और जो नहीं बना पाता है पर्यावरण के अनुकूल खुद को तो वो मर जाते हैं। ठीक है, तो यही होता है सर्वाधिक उपयुक्त जीविता का सिद्धांत। तो किसने दिया है? डार्विन ने दिया। इनकी पुस्तक का क्या नाम है? द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। क्या है? द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ठीक है, ये डार्विन की पुस्तक का नाम है, याद रखिएगा, पूछा जाता है एग्जाम में। लैमार्क ने क्या दिया है? अर्जित गुणों के हस्तांतरण का सिद्धांत दिया। लैमार्क ने अर्जित गुणों के स्थानांतरण का सिद्धांत दिया, स्थानांतरण का सिद्धांत दिया। ठीक है, किसने दिया है? लैमार्क ने दिया है। इन्होंने किसके एग्जाम्पल में किसको बताया है? तो जिराफ के बारे में बताया है। लैमार्क ने जिराफ का उदाहरण देकर बताया है कि अर्जित गुणों के हस्तांतरण का सिद्धांत क्या है। तो इन्होंने बताया कि जिराफ जो है पहले वो उनकी गर्दन जो थी वो घोड़े के समान ही थी, लेकिन वो वृक्षों की पत्तियां खाते थे, तो इस वजह से नीचे की जब पत्तियां खत्म हो जाती थी तो वो अपनी गर्दन ऊंची करके उसको पत्तियों को पाने की कोशिश करते थे, और यही क्रिया पीढ़ी दर पीढ़ी होती रही और उनकी गर्दन लंबी होती गई, और यह गुण उनमें क्या हस्तांतरित होता रहा है। ठीक है, पीढ़ी दर पीढ़ी। तो यही क्या हो गया? अर्जित गुणों के हस्तांतरण का सिद्धांत कहलाया। क्या किसने दिया? लैमार्क ने दिया है। तो याद रखिएगा आंसर यहाँ पे सी है, डार्विन। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है। भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है। ए है अनुबंधन का सिद्धांत, बी है अनुकरण का सिद्धांत, सी है अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत, डी है परिपक्वता का सिद्धांत। तो इसमें से कौन सा भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है? आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? सी हो जाएगा, अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत। कौन सा नहीं है? अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 है। बिनेट साइमन परीक्षण द्वारा मापन किया जाता है। ए है सामान्य बुद्धि का, बी है विशिष्ट बुद्धि का, सी है अभिवृत्ति का, डी है अभिक्षमता का। तो बिनेट साइमन परीक्षण के द्वारा किसका मापन किया जाता है? आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? किसका किया जाता है? आंसर बी हो जाएगा, विशिष्ट बुद्धि का। किसका किया जाता है? विशिष्ट बुद्धि का। बिनेट साइमन परीक्षण किसने दिया था? बिने ने दिया था। कब दिया था? 1905 में। कब दिया था? 1905 में दिया था। और स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण किसने दिया था? स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण किसने दिया था? तो ये दिया था टर्मन ने। किसने दिया था? टर्मन ने दिया था 1916 में। किसने दिया था? 1916 में टर्मन ने दिया था। ठीक है, इसी का क्या संशोधन करके दिया था। बिने साइमन परीक्षण में टर्मन ने संशोधन किया और स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण दिया। ठीक है, 1916 में। तो याद रखिएगा इतना। आगे देखते हैं, और यहाँ पे जान लेते हैं मानसिक आयु शब्द का प्रयोग किसने किया था। शब्द पहली बार जो है मानसिक आयु शब्द किसने दिया था? मानसिक आयु शब्द किसने दिया था? तो ये बिने नहीं दिया था। किसने दिया था? बिने नहीं दिया था। ठीक है, बिने ने दिया था, मानसिक आयु शब्द दिया था। और बुद्धिलब्धि शब्द किसने दिया था? बुद्धिलब्धि का प्रयोग शब्द से पहले किसने किया था? बुद्धिलब्धि शब्द का तो ये किया था टर्मन ने। किसने किया था? टर्मन ने किया था। और बुद्धिलब्धि बराबर MA/CA प्रत्यय किसने दिया था? IQ। बुद्धिलब्धि बराबर MA/CA किसने दिया था? तो ये दिया था स्टर ने। किसने दिया था? स्टर ने दिया था। लेकिन इसमें 100 से गुणा किसने किया था? MA/CA। IQ बराबर MA/CA × 100। तो ये दिया था टर्मन ने। किसने? टर्मन ने किया था। ठीक है, तो इतना याद रखिएगा आप लोग। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा। संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ए है क्रोध और भय, बी है स्नेह और प्रेम, सी है उत्तेजना या भाव में उथल पुथल, डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? सी हो जाएगा, उत्तेजना या भाव में उथल पुथल होता है। क्या होता है? उत्तेजना या फिर भाव में उथल पुथल, इमोशंस होता है। ये संवेग क्या? इमोशंस को ही कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है। बाल मनोविज्ञान के आधार पे कौन सा कथन सर्वोत्तम है? ए है सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, बी है कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं, सी कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, डी प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। तो बाल मनोविज्ञान के आधार पे कौन सा कथन सर्वोत्तम है? आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? डी हो जाएगा, प्रत्येक बच्चा क्या है? विशिष्ट होता है। क्या हो जाएगा? प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है। अपने आप को प्रेम करने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? ए है आत्मकेंद्रित प्रवृत्ति, बी है अहंकारी प्रवृत्ति, सी है नार्सिसिज्म की प्रवृत्ति, डी है हिप्नोटिज्म की प्रवृत्ति। हिप्नोटिज्म की।
तो अपने आप को प्रेम करने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? आंसर क्या हो जाएगा? सी, नार्सिसिज्म। क्या कहलाता है? नार्सिसिज्म। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, बुद्धि का तरल मोजेक मॉडल किसने दिया है? ए कैटल ने, बी है गिलफोर्ड ने, सी है थर्स्टन ने, डी है स्पीयरमैन ने। तो बुद्धि का तरल मोजेक मॉडल किसने दिया है? आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? किसने दिया? कैटल ने दिया। किसने दिया है? कैटल ने दिया है। ठीक है, गिलफोर्ड ने बुद्धि का त्रिविमीय सिद्धांत दिया है। त्रिविमीय सिद्धांत दिया है, किसने दिया है? तो ये दिया है गिलफोर्ड ने दिया है। इसमें इन्होंने 3 विमाएँ बताई हैं। ठीक है, थर्स्टन ने बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत दिया है। बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत दिया है, जिसमें इन्होंने कितने प्रकार की बुद्धि बताई? 9 प्रकार की बताई। मैंने बताया इसके बारे में आपको। स्पीयरमैन ने बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत दिया और 3 कारक सिद्धांत दिया। द्विकारक सिद्धांत बुद्धि का दिया है और 3 कारक। ठीक है, स्पीयरमैन ने, इसमें इन्होंने 2 प्रकार की बुद्धि बताई है, एक एस फैक्टर यानी कि विशिष्ट बुद्धि, और एक जी फैक्टर यानी कि सामान्य बुद्धि। ठीक है, तो ये बताया है स्पीयरमैन ने। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्न में से गिलफोर्ड के त्रिविमीय सिद्धांत से संबंधित नहीं है? ए है संक्रिया, बी है विषय वस्तु, सी है प्रस्तुतिकरण, डी है उत्पाद। तो मैंने बताया कि गिलफोर्ड ने अपने त्रिविमीय सिद्धांत में 3 विमाएँ बताई हैं। कौन कौन सी है? तो संक्रिया एक है, दूसरा विषय वस्तु है, तीसरा उत्पाद है। कौन सा इसमें से नहीं है? सी नहीं है, प्रस्तुतिकरण इसमें नहीं है। संक्रिया, विषय वस्तु, उत्पाद है। ठीक है, इसके बारे में मैंने डिटेल में बताया है, आप वीडियो पिछला देखिएगा, उसमें है। और तो इसमें बता देती हूँ, इन्होंने 1967 में अपना त्रिविमीय सिद्धांत दिया है, जिसमें इन्होंने संक्रिया में कितने उत्पाद बताए थे? संक्रिया में 5, विषय वस्तु में 4 और उत्पाद में कितने बताए थे? 6 बताए थे। टोटल मिला के मल्टीप्लाई किया उन्होंने, तो कितने हुए थे? तो कितने? 120। कितने आए थे? 120 आए थे। ठीक है, मल्टीप्लाई किया था तो 120 कारक बताए थे। फिर उन्हें 1980 में इन्होंने फिर से इसमें संशोधन किया और कितने बताए? 150। कितने? एक बार किया तो 180 तत्व कारक आए थे और फिर से उसमें 1980 में ही संशोधन किया तो 150 कारक आए थे। ठीक है, इसके बारे में मैंने पिछले वीडियोज़ में बताए हैं, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, सामान्य बालक की बुद्धि लब्धि होती है? ए है 110 से 129, बी है 90 से 109, सी है 80 से 89, डी है 70 से 79। तो सामान्य बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? कितनी होती है? 90 से 109 होती है। कितनी होती है? 90 से 109 या 110 होती है। ठीक है, 90 से 109 होती है। यहाँ पे देख लेते हैं कौन कौन सी बुद्धि के अंतर्गत कौन कौन से बुद्धि आती है बुद्धि लब्धि में। तो देखते हैं, जब यदि 150 से अधिक है बुद्धि लब्धि तो वो प्रतिभाशाली बालक कहलाएगा। ठीक है, ठीक है, जिसकी बुद्धि 150 से ऊपर होगी वो प्रतिभाशाली होगा, जिसकी 130 और 140 होगी वो प्रखर बुद्धि का होगा। नीचे से देखते हैं, जिसकी बुद्धि जो है सबसे कम होगी, 25 से नीचे होगी, तो वो क्या होगा? महामूर्ख या जड़ बुद्धि होगा। क्या होगा? 25 से नीचे होगी तो महामूर्ख या जड़ बुद्धि होगा। 20 या 49 के बीच में है तो मूढ़ बुद्धि होगा। क्या हो जाएगा? मूढ़ बुद्धि होगा। 50 से 69 है तो कितना हो जाएगा? मूर्ख होगा। कौन सी बुद्धि होगी इसमें? मूर्ख बुद्धि होगी। 70 से 79 होगी तो निर्बल बुद्धि होगा, और 80 से 89 होगी तो मंद बुद्धि का होगा, और 90 से 109 होगा तो सामान्य बुद्धि होगा, और 110 से 129 होगा तो उत्कृष्ट बुद्धि का होगा। 130 से 149 होगा तो प्रखर बुद्धि होगा, और 150 से ऊपर होगा तो प्रतिभाशाली होगा। तो ठीक है, इसको याद रखिएगा क्योंकि ये एग्जाम में आता है। ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट ये जड़ बुद्धि याद रखिएगा, मूर्ख याद रखिएगा, ये नीचे वाले ये भी सब है इम्पॉर्टेंट, ये और ये तो सामान्य बुद्धि जरूर याद रखिएगा इसको। ठीक है, और इसके ऊपर भी या वैसे याद कर लेंगे पूरा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, याद रखिएगा इसको। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक करिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपको क्वेश्चंस कैसे लगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।